नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है साउंड का चैप्टर है, तो इसके बारे में बात करेंगे जो कि चैप्टर 12 है क्लास 9 साइंस का NCERT बुक का। तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसके 11 क्वेश्चन हैं, पहले हम ये लेंगे जो कि हमारे NCERT अनसोल्व क्वेश्चन है, तो इनको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस, जो साउंड है किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अब जो साउंड की प्रोडक्शन है, अगर हम इसका आंसर देखें तो साउंड की प्रोडक्शन किस कारण से होती है, वाइब्रेशन के कारण से होती है। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब हमें साउंड सुनाई देती है। तो इसीलिए जो है, मान लीजिए आप इस तरह का एक जो है कॉर्क लेते हैं इस तरह का, और आप इसको वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन इसके अंदर होती है। जब ये वाइब्रेशन करता है तो ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ इस तरह से जाता है, यानी कि फटाफट से टू एंड फ्रो मोशन ये करता है, जिससे कि इसके आसपास के पार्टिकल हैं, अगर हम ये जब आगे की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो आगे के पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, यानी कि ये उनके ऊपर दबाव बनाता है, जिससे कि वो क्लोजर क्लोजर आते रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर दबाव बनकर वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन बनता है। और जब ये वापस जाता है, इस तरफ जाता है, तो जो आगे के पार्टिकल होते हैं वो थोड़े खुले खुले रह जाते हैं, यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि ये लोअर प्रेशर रीजन आप इसको कह सकते हैं। जो ये हाई प्रेशर रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन, क्योंकि ये किस कारण से होता है, दबाव के कारण से होता है। और ये जो रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं रेयरफेक्शन। तो ये जो है कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन होता है, ये दो रीजन बनते हैं और जिससे कि एक साउंड वेव क्रिएट होती है। अब जब ये पार्टिकल, अब इसको हम थोड़ा सा बड़े लेवल पर देखते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट होगा, आगे जाएगा, इससे टकराएगा, अपनी वाइब्रेशन इसको दे देगा, ये अपनी वाइब्रेशन नेक्स्ट को दे देगा, ये अपनी वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल को दे देगा। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ जो है, जो सुनने वाला है यहाँ पे है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो है रिसीवर है, यानी कि जो सुन रहा है उस साउंड को। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो है लास्ट पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा ये। तो इस तरह से ये जो है वाइब्रेट होकर दोबारा से अपनी जगह पर आ जाता है। इसी तरह से ये वाइब्रेशन इसको देकर अपनी जगह पर वापस आ जाता है, और लास्ट तक जो है वाइब्रेशन के कारण इस तरह से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जो सराउंडिंग पार्टिकल हैं, जो भी मीडियम है, जैसे एयर हमारे पास होती है आसपास, तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को, अपने आसपास के पार्टिकल को वाइब्रेट करते रहते हैं, और जो साउंड है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता रहता है और जो रिसीवर है उस तक पहुंच जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है इसी के अंदर है। दूसरा, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। अब स्कूल बेल, आपकी जो स्कूल के अंदर बेल लगी है, वो किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करती है। अब इसको देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखें वो भी इसी के अंदर है। अब जब बेल बजती है तो वो वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होती है तो वो आसपास के पार्टिकल्स को जो है वो वाइब्रेशन देती है और आपके जो कानों तक पहुंचती है। तो ये जो कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन रीजन बनते हैं वाइब्रेशन के कारण, कंप्रेशन बनता है और रेयरफेक्शन जो रीजन बनते हैं, तो वो जो है साउंड वेव को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो ये कंप्रेशन का रीज़न होता है, अगर हम इसके अंदर साउंड वेव को बनाकर देखें तो कंप्रेशन का जो रीज़न है ये हमारा हायर रीज़न होता है, यानी कि इस तरह का ये वाला। और जो रेयरफेक्शन का रीज़न है, ये वाला जो रीज़न है, ये हमारा इस तरह का होता है। तो यानी कि जो रेयरफेक्शन है नीचे वेव का जो हमारा ये चीज़ दिखाएगी, और जो कंप्रेशन है ये इसी तरह से जो साउंड वेव है वो बनती रहती है। यानी कि ये कंप्रेशन है, ये ऊपर वाले कंप्रेशन है, और जो नीचे वाले ये हैं रेयरफेक्शन है। ये हमें ध्यान देना है। इस तरह से साउंड वेव जो है क्रिएट होती रहती है और आगे की तरफ वो चलती रहती है। तो स्कूल बेल का भी यही आंसर हो गया। वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव, इनको मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है। अब देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ इसको ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल यहाँ पे होता है। जब पार्टिकल ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो वेव ट्रैवल नहीं करेगी, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल जो हैं वो पार्ट लेते हैं और जो है इंटरेक्ट करते हैं साउंड को ट्रैवल करने के लिए। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा कि इसको मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है, क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज यू एंड यूर फ्रेंड, आप और आपके फ्रेंड हैं और वो चांद पर हैं,
विल यू एबल टू हियर एनी साउंड, क्या आप कोई साउंड सुन पाएंगे जो कि आपके फ्रेंड आपको बोल रहे हैं कुछ, क्या सुन पाएंगे। अब देखिए हमने बात की कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, यही बात की, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम मून के ऊपर बात करें, वहाँ तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जैसा अर्थ के ऊपर है। अर्थ के ऊपर एयर है, उसमें पार्टिकल्स हैं, तभी तो वाइब्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह साउंड पहुँचता है। और वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो पार्टिकल्स भी नहीं होंगे जो हमारे इस तरह से मैकेनिकल वेव को ट्रैवल कर पाएँ। और अगर पार्टिकल ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपको साउंड भी नहीं सुनाई देगा। तो सिंपल सा इसका आता है कि साउंड आपको मून के ऊपर नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये बन जाता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसीलिए आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। और जो लाउडनेस है और जो पिच है, कौन सी वेव प्रॉपर्टी जो है इनको दिखाती है। हमने वेव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो लाउडनेस और पिच को कौन सी उनमें से वेव प्रॉपर्टी जो है दर्शाती है। तो अगर हम बात करें लाउडनेस की, लाउडनेस क्या है, तो इसके लिए हमें एम्पलीट्यूड को समझना होगा। जो एम्पलीट्यूड क्या है, अगर कोई भी वेव है, अब इस तरह से वेव है, साउंड वेव हमारी इस तरह से थी, ये जो चीज़ है ये एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्रस्ट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रस्ट और या तो यहाँ से मीन लाइन से ऊपर की तरफ या फिर यहाँ से नीचे की तरफ, कुछ भी आप ले लीजिए, नीचे की तरफ, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो क्रस्ट की तरफ या ट्रफ की तरफ, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि जैसे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, अब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि ये एम्पलीट्यूड इतना हो जाए, अब देखिए इतना बड़ा हो गया एम्पलीट्यूड, उतनी ज़्यादा जो है लाउडनेस होगी। तो आप जो है इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं कि जो लाउडनेस है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इसी तरह से जो पिच है, पिच हमारी होती है, इसके लिए हमें समझना होगा फ्रीक्वेंसी को, कि जो फ्रीक्वेंसी है ये उससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से जो पिच है। तो ये जो पिच से रिलेटेड है, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा लाउडनेस से रिलेटेड है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, जो पिच होती है किसी भी साउंड की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर पिच जो है वो हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड भी हाई होगी। तो ये हमें समझना होगा। अब इसके अंदर जो है, अगर हम समझें कि अगर हाई पिच साउंड को समझे और लो पिच साउंड को समझे, तो उनको हम समझते हैं कि हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड हमारा क्या होता है। तो उससे ये क्लियर आपको हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अगर हम लो पिच साउंड को बनाएं तो वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा लो पिच साउंड। और हाई पिच साउंड को बनाएं तो वो हमारा होगा इस तरह का, इस तरह का। अब इसके अंदर देखिए फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा, जैसे एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक है तो ये फटाफट से मूव कर रही है, इसकी एक साइकिल इतनी बड़ी है, अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए इसकी पिच भी ज़्यादा होगी, यानी कि हाई पिच, तो इसका मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। और इसका जो मतलब है लो पिच, यानी कि इसका मतलब क्या है, लो फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें ध्यान देना है। तो लो पिच साउंड की जो अगर हम बात करें, लो फ्रीक्वेंसी होगी, हाई पिच साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं हमें पता होनी चाहिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ये आपके क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉपर्टी आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, चैप्टर से हमने पढ़ाई भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साउंड हैज़ ए हायर पिच, गिटार का या कार हॉर्न का। कि गिटार का साउंड हाई पिच होता है या कार हॉर्न का साउंड हाई पिच होता है। तो आपने दोनों ही साउंड सुने होंगे। अब देखिए जो पिच ऑफ द साउंड है किससे रिलेट होता है, जैसा कि हमने बात की, वो हमारा डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से रिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी। अब जो गिटार का साउंड होता है, अगर हम गिटार के साउंड की बात करें तो गिटार का साउंड जो है उसकी पिच जो है हाई पिच होती है। हाई पिच होगी तो उसकी जो है हाई फ्रीक्वेंसी भी होगी। किससे, एज कंपेयर टू, अगर हम इसको करें कार हॉर्न से, कार हॉर्न से। तो इसीलिए गिटार जो है, इसके जो है गिटार की हाई पिच साउंड आपको मिलेगी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। तो गिटार इसके अंदर आंसर रहेगा, कार और कार हॉर्न से और गिटार से। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ये हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वेवलेंथ या करेक्टरिस्टिक्स कहें वेव की। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी,
टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। चलिए इसको हम एक फिगर से समझते हैं। तो हमने एक वेव ले ली, तो वेव हम ले लेते हैं, इस तरह से एक वेव ले ली हमने, और यहाँ पे देखिए जो वेव लेंथ होती है वो हमारी टू सक्सेसिव कंप्रेशन है। ये कंप्रेशन रीजन है ऊपर वाला, ये रेयरफैक्शन रीजन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कंप्रेशन है ऊपर वाले और ये रेयरफैक्शन है। अब यहाँ से इसकी हाईएस्ट पोजीशन से क्रैस्ट तक का ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होती है, इसको लैम्बडा से हम डिनोट करते हैं। और ये जो है हमारी मीटर में होती है, यानी कि एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है। तो ये हमारी हो गई, या फिर रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस आप ले सकते हैं। ये भी जो है हमारा, ये भी वेवलेंथ है और ये भी मीटर में ही है, लैम्बडा से हम इसको डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए जो एक साइकिल है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एक साइकिल ले लीजिए, इस तरह से ऊपर एक नीचे, तो पूरी जो साइकिल है, जो फ्रिक्वेंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड, तो वो जो है यानी कि एक सेकंड में कितनी ये होती हैं, तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है और इसको हम डिनोट करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी को बताया जाता है। ये आप समझ गए। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड ये चीज़ है, मेन लाइन से, बीच वाली लाइन से ऊपर तक का, या यहाँ से यहाँ तक का, ये एम्पलीट्यूड होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम पीरियड क्या है? अब टाइम पीरियड है कि ये जो पूरी एक साइकिल है, ये हमने डिस्कस की थी। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें, वो तो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, की एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही हैं। टाइम पीरियड है कि जो टाइम रिक्वायर है एक कंप्लीट साइकिल को, साउंड वेव को, तो वो जो होता है टाइम, यानी कि टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए साउंड वेव। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल कितने समय में बन रही है। तो यहाँ इस पॉइंट तक आप कह लीजिए कि कितने समय में ये आ रही है, तो वो जो है टाइम पीरियड होता है। तो इस तरह से आप टाइम पीरियड को समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है डीपली हमने पूरा चैप्टर 9 पढ़ाया भी है आपको, तो वो आप हमारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ आर द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड? स्पीड से ये किस तरह से ये रिलेट करती हैं? तो एक इक्वेशन हमारे पास होती है जो स्पीड से ये किस तरह से दोनों रिलेट करती हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। स्पीड हमारी होती है, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से, और वेवलेंथ को लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी को न्यू से। तो न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, न्यू न्यू लिख लीजिए। तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूला जो है इन तीनों को रिलेट करता है। तो ये इसका आंसर रहेगा कि किस तरह से आप इनको रिलेट करते हैं इस फॉर्मूला से। स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है साउंड की। फ्रीक्वेंसी हमें दी है, स्पीड हमें दी है। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? जो हमारे पास v था इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, यही था। अब यहाँ पे v आपको दी है, ये आपको दी है 440। वेवलेंथ आपको निकालनी है, यानी कि लैम्डा, और ये जो न्यू है ये आपको दी है 220। तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये स्पीड दी है, आपने वैल्यू पुट कर ली। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 440, ये 220 इसके नीचे चला जाएगा, 220। और जब आप कट आउट करेंगे ये तो 2 आ गया, यानी कि जो वेवलेंथ है इसकी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। 2 मीटर में ये आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। आसान है, फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन। एक पर्सन जो है एक टोन को सुन रहा है, सिटिंग एट ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे वो बैठा है 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। यानी कि एक पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, और जो है यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ साउंड है जहाँ से साउंड निकल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें, ये हमें दिया है 450 मीटर के डिस्टेंस पे ये बैठा है। ये जो पर्सन है यहाँ पे इतनी दूर बैठा है। व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स? यानी कि कंप्रेशंस क्या है? अगर हम वेव की बात करें इसके अंदर, तो सक्सेसिव कंप्रेशंस, ये चीज़, ये जो है ऊपर वाला, तो कितना टाइम इंटरवल है इनके बीच में, वो चीज़ हमें निकालनी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल उल्टा, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम पीरियड, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी फटाफट से वो निकलेगी, उतना कम टाइम लेगी। जैसे कि एक पूरी साइकिल के लिए वो जो हमने देखा था।
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें दी है, वो कितनी दी है 500। तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ 0.002 सेकेंड, ये टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा टू सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच में। तो इस तरह से ये हमारा आंसर इसके लिए रहेगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, दो चीज़ों के बीच में हमें जो है साउंड की, इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, बताना है। अब देखिए जो हमारी लाउडनेस है और जो इंटेंसिटी है, वैसे तो हम इसको एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ये नहीं होती, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। अब देखिए जो साउंड एनर्जी है, तो रिलेटेड तो दोनों ही हमारी साउंड से हैं। अब जो हमारी साउंड एनर्जी है, अगर वो एक एरिया को पास करे, जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है और एक एरिया को पास करे एवरी सेकंड, तो उसको हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। यानी कि हर एक जो सेकंड जो इसको ये पार कर रही है, तो वो तो हो गई हमारी कि इसकी जो साउंड की इंटेंसिटी इतनी है, तो इसको हम इंटेंसिटी बोल देते हैं। और लाउडनेस क्या है, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि हाइयर द एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा हाइयर उसकी लाउडनेस होगी। अगर लो एम्पलीट्यूड होगा, जैसे ये एम्पलीट्यूड है, तो लो इसकी लाउडनेस होगी, तो वो उससे रिलेट करता है। तो ये जो है इस चीज़ पे जो है इस तरह से रिलेट करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ हमने क्वेश्चन लिए साउंड चैप्टर के। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।